दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज हम क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर 4 वैकल्पिक बाल देखरेख इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलिए, और इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 वैकल्पिक बाल देखरेख। पहला टॉपिक आपके सामने है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता। जी हाँ, कि बच्चों को किस प्रकार से वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों की देखभाल करने का पहला दायित्व तो उसके माता पिता का है ना। परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब उनकी देखभाल करने के लिए वैकल्पिक साधन ढूंढने पड़ते हैं। मीन्स अगर माता पिता से अगर वो नहीं अच्छे से देखभाल अगर नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनका बात अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं सही से, बच्चे से वो तंग आ गए हैं माता पिता, तो कई ऐसे वैकल्पिक है ना, हमको कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं बच्चों को माने अच्छे रास्ते पे लाने के लिए, है ना। विकल्प ढूंढने पड़ते हैं, है ना। तो फिर आपके सामने कुछ आगे और भी है कि बच्चों की वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। जी हाँ, पहला तो आपके सामने है कि माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाना। जी हाँ, अगर माता पिता में से किसी एक का मृत्यु हो गया, या तो माता का या फिर पिता का, तो ऐसे में बच्चे की देखभाल में कुछ कमियां हो जाती है, जिस वजह से उसके लिए कुछ ऑप्शंस हमको ढूंढने पड़ जाते हैं, है ना। और दूसरा आपके सामने है कि छोटे एकाकी परिवार होना। अगर परिवार का सदस्य है ना बहुत कम है, तो वैसे में बच्चों का देखभाल अच्छा से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के कामों में व्यस्त होते हैं, है ना। तो बच्चों की अच्छी से देखभाल नहीं हो पाता है। तो वैसे सिचुएशन में भी बच्चों के लिए कुछ वैकल्पिक हमको ढूंढना पड़ जाता है कुछ ऐसे देखभाल के लिए। फिर आपके सामने तीसरा है कि माता को घर से बाहर जाकर काम करना। जी हाँ, अगर कभी कुछ ऐसी पारिवारिक स्थिति होती है जिस वजह से माता को भी घर से बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ जाता है, जिस वजह से बच्चों का देखभाल सही से नहीं हो पाता, तो ऐसे में उसके लिए कुछ विकल्प हमको ढूंढना पड़ता है कि बच्चे का सही से देख रेख कैसे हो सके, है ना। और एक और भी आपके सामने चौथा एक पॉइंट है कि विवाह है ना, वैवाहिक संबंध टूटने के कारण बच्चों की देखभाल में कठिनाई होना। जी हाँ, अगर वैवाहिक संबंध में अगर कुछ होती है ऐसी कुछ कारण, तो उससे क्या होते हैं कि उसमें अगर संबंध में टूट हो जाती है, किसी प्रकार की दरारें आ जाती है, तो ऐसे में बच्चों का देखभाल होने में कठिनाइयाँ हो जाती है ना। और फिर आपके सामने पाँचवा है कि परिवार के प्रतिमान यानी पैटर्न जो होते हैं उनमें परिवर्तन होना, है ना। जैसे संयुक्त परिवार का टूटना, जो परिवार है उसमें किसी भी प्रकार की कुछ बात पे, है ना, किसी भी बातों पे कुछ अगर परिवार में किसी भी प्रकार का अगर कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो परिवार क्या होती है, टूट जाती है। वैसे में परिवार में जो भी बच्चे होते हैं उसकी देखभाल में कमियां महसूस हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपके सामने एक और पॉइंट है छठा, जिसमें लिखा हुआ है कि रिश्तेदारों के संबंधों में परिवर्तन होना। जैसे परिवार में दादा दादी होते हैं, चाचा चाची, बुआ आदि, है ना, कि आपसी स्नेह में कमी आ जाती है, आ गई है ऐसे में, है ना। रिश्तेदार के संबंधों में परिवर्तन होना, अगर हमारे रिश्तेदार के संबंध में कुछ परिवर्तन होते हैं, है ना, तो फिर बच्चों की देखभाल में कुछ कमियां देखी जाती है। फिर आपके सामने एक और है सातवां पॉइंट कि पड़ोसी से संबंधों में परिवर्तन। जी हाँ, क्योंकि बच्चों को देखभाल के लिए हमारे जो आसपास के जो पड़ोस होते हैं, है ना, तो वो भी काफ़ी भूमिका निभाते हैं बच्चों को देखभाल में। तो यदि देखा जाए तो प्राचीन समय की अपेक्षा आज पड़ोसियों में बदलाव दिख रहा है ना। कारण है इसका सबसे बड़ा कि बड़े शहरों में लोग पड़ोसियों को अच्छे से पहचानते भी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो बड़े शहरों में क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गाँव से उठकर शहर में जाके कुछ रोज़गार के लिए या तो फिर और कुछ अन्य कामों के लिए अगर हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ हमको तो जो आसपास के जो पड़ोस वाले होते हैं वो हमको अच्छी तरह से पहचानते नहीं हैं। तो ऐसे में फिर उसके ऊपर भरोसा करना तो दूर की बात है,
तो फिर हमारे बच्चों को देखभाल के लिए हम उसके ऊपर कैसे सौंपें कि किसी काम के लिए हम बाहर जा रहे हैं कुछ देर के लिए, तो हमारे बच्चों को आप देखिएगा। तो ऐसा तो हम उसके साथ कर नहीं सकते, क्योंकि हम उसको ना तो जानते हैं ना पहचानते हैं, है ना। तो ये ऐसी कुछ पड़ोसियों से भी कुछ ऐसे हमको दिक्कतें आती है। तो ये सब जो भी कुछ आपके सामने था, ये कुछ आपके सामने पॉइंट था कि बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता। जी हाँ, तो ये सब कुछ कारण थे आपके सामने, और ये कारण होते हैं तब हम मजबूर हो जाते हैं बच्चों के देखभाल के लिए, है ना। उसके लिए विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चों का देखभाल कैसे हो पाए। तो चलिए आपके सामने कुछ और भी है टॉपिक कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए विकल्प। जी हाँ, अगर माता पिता अगर नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में बच्चों का देखभाल किस प्रकार होनी चाहिए, तो उसका क्या विकल्प है, ऑप्शन है ना। तो परिवार में भाई बहन, तो अगर माता पिता की अनुपस्थिति में क्या होता है कि बच्चों का देखभाल कौन करता है, परिवार में जो भाई बहन होते हैं वो देखते हैं, है ना। जो बच्चों से जो बड़े होते हैं, है ना, भाई हो बहन हो, तो वो देखते हैं। या तो फिर परिवार में दादा दादी या फिर नाना नानी, है ना, या फिर हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। या फिर परिवार में आया कोई जो लोग होते हैं कुछ दिन के लिए आए, है ना, तो वो सभी बच्चों का देखभाल करते हैं माता पिता की अनुपस्थिति में। फिर आपके सामने एक अगला टॉपिक है कि परिवार से बाहर बच्चों की देखभाल। जी हाँ, तो परिवार से बाहर भी कुछ बच्चों का देखभाल होता है। चलिए उस चीज़ को समझते हैं। पहला है आपके सामने शिशु सदन। जी हाँ, ये क्या होता है कि यह शिशु सदन सरकार और स्वयंसेवी संगठनों तथा व्यावसायिक संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। यह सदन अपने घर के आसपास होना चाहिए। कह रहा है कि ये जो सदन होना चाहिए, शिशु सदन, ये अपने घर के आसपास होना चाहिए। शिशु सदन में पर्याप्त कर्मचारी हों, है ना, तब जाके क्या होगा कि बच्चों का देखभाल सही रूप से हो पाएगा। फिर आपके सामने कुछ और है, इसमें कुछ बात की साफ़ सफाई पे, सुरक्षा पे, अनुशासन, खिलौने होने का, है ना, तथा खेलने का आनंद, निश्चित समय तथा तापमान पर दूध तथा आहार यानी भोजन आदि की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता हो। तो शिशु सदन वैसी होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों से सुख सुविधा हो वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चों का सही से देखभाल हो सकेगा शिशु सदन में, है ना। और दूसरा है आपके सामने चलते फिरते शिशु सदन। हाँ जी, कुछ ऐसे भी शिशु सदन होते हैं जहाँ पे कि चलते फिरते होते हैं। चलते फिरते मीन्स अब आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्या लिखा हुआ है कि भारत में विभिन्न निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर ही इस सदन को बना दिए गए हैं। जी हाँ, कि अगर महिला कहीं काम के लिए मजदूरी कर रहे हो तो ऐसे में कार्यस्थल पर ही क्या करता है, इस सदन को, चलते फिरते शिशु सदन को बना दिए गए हैं, जिससे कि उसके बच्चों का देखभाल हो सके और महिला जो सो अपने काम को, है ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सके। स्थलों पर निर्माण कार्य समाप्त होने पर शिशु सदनों को भी नए निर्माण स्थल पर ले जाया जाता है। अगर जहां काम समाप्त हो जाए, जहां पे महिला काम कर रही है, अगर वहां पे काम समाप्त हो गया, फिर दूसरी जगह पे अगर उसको काम लग गया, तो शिशु सदन भी क्या होते हैं, वहां से उठ के जहाँ पे अब नया जगह पे जो गया है काम करने के लिए, फिर वहाँ पे वो शिशु सदन का निर्माण कर दिया जाता है और इस तरह से उसके बच्चों के देखभाल हो पाती है। इसी कारण इन्हें चलते फिरते शिशु सदन कहा जाता है और इसीलिए इसको चलते फिरते शिशु सदन कहा जाता है कि जब जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़े महिलाओं को काम करने का, तो वहाँ पे फिर वो सदन को उठा के ले जाया जाता है ना, और बच्चों की देखभाल होती है। इसीलिए इसको शिशु सदन को कहा गया है, चलते फिरते शिशु सदन। यह सदन सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष रूप से चलाए जाते हैं। जी हाँ, यह सरकार और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चलाई जाती है। और आपके सामने कुछ तीसरा है कि दिवस देखभाल केंद्र। तो चलिए इसको समझते हैं कि कुछ स्वयंसेवी संगठन कुछ दिनों से लेकर 5 वर्ष की आयु, है ना, कुछ स्वयंसेवी संगठन कुछ दिनों से लेकर 5 वर्ष की आयु वर्ग के लिए यह केंद्र बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक टीके लगवाना, पूरक पोषाहार देना, मनोरंजन तथा चिकित्सा एवं जांच की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है और यह केंद्र अधिक महंगे पड़ते हैं। जी हाँ, ये जो केंद्र हैं, ये दिवस देखभाल केंद्र, ये बहुत महंगे पड़ते हैं।
और फिर आपके सामने जो अगला टॉपिक है वो है पूर्व बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा, है ना। यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के बाद विशेष रूप से 1947 में शुरू की गई थी, है ना। समेकित बाल विकास योजना, यह योजना समेकित बाल विकास योजना, यह जो है ICDS, यह 2 अक्टूबर 1975 में 33 ब्लॉक्स में प्रायोजित आधार पर शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सौजन्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 स्वीकृत परियोजनाएं हैं, जिनसे लाखों माताएं एवं बच्चे लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं आंगनवाड़ी द्वारा दी जाती है, जैसा कि हम जानते भी हैं कि बच्चों को आंगनवाड़ी के द्वारा दी जाती है ना। इस योजना का टारगेट मीन्स लक्ष्य ये है कि 0 से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, है ना। स्तनपान मीन्स जो अपने माताएं अपने बच्चों को जो दूध पिला रही है अभी, तो स्तनपान कराने वाली माताएं और 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं, है ना। इनका लक्ष्य यही है कि ये सभी आंगनवाड़ी या बालवाड़ी के द्वारा इनके केंद्र पर पूरक आहार, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा मिलती है इन सभी को, जो इसका टारगेट है ना। प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक सहायक होता है। एक गांव या कस्बे में 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर होती है आंगनवाड़ी केंद्र, है ना। पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं उसमें 700 जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी केंद्र होंगे और गांव या कस्बे में 1000 जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। जिन महिलाओं में गर्भधारण के समय वजन में कमी रहती है वे 2.5 kg से भी कम वजन के बच्चों को जन्म देती है। भारतीय बच्चों का ये देखा गया है कि 2.5 kg वजन आंका गया है ना। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है ना। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।